Hey guys, what's up? Hope you are enjoying yourselves. Welcome to your BD's Stat Ins 0.2। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 2। इससे पहले 2 वीडियो टॉपिक की हो चुके हैं, एक वीडियो कंटेंट का। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक की तीसरा वीडियो। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अध्याय नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं सजीव। और सजीव, कोई वस्तु सजीव कैसे हो सकती है उसके बारे में जानेंगे। सजीव की जो गुण होते हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले, क्या क्या उनमें गुण होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो अपना टॉपिक होगा, टॉपिक ये है कि फर्स्ट टॉपिक, सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? सबको पता है कि यदि हम भोजन लेंगे तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। अब सेकंड टॉपिक है, सजीव श्वसन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद सजीवों में उत्सर्जन होता है, सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, सजीवों में इंद्रियां होती है, सभी सजीव गति करते हैं, सजीवों में प्रजनन होता है, सजीवों में वृद्धि होती है, सजीवों की मृत्यु होती है। ये चीज़ टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना बेस जो है उससे। हम अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, जैसे जानवर, वृक्ष, बस, कीड़े मकोड़े, पक्षी, बादल, ट्रक इत्यादि को देखते हैं। इनमें बहुत सी वस्तुएं सजीव होती हैं एवं बहुत सी वस्तुएं निर्जीव। जानवर, वृक्ष, कीड़े मकोड़े इत्यादि सजीव वस्तुएं हैं और बस, बादल, ट्रक इत्यादि निर्जीव वस्तुएं हैं। हमें पता है कि जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे एवं सूक्ष्म सजीव है, परंतु प्रश्न ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव। सजीव वस्तु में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं को उनसे अलग करते हैं। सभी सजीव वस्तुओं में पाए जाने वाले जो लक्षण हैं वो हमने अभी टॉपिक के रूप में हमने देखा था कि सजीव जो चैप्टर है अध्याय नंबर 2, इसमें हम क्या क्या करेंगे। तो अध्याय नंबर 2 में सबसे पहला टॉपिक अपना था, सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी सजीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं, चीज़ें होती हैं, सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा। उनकी वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाले जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, परंतु जंतु और जो प्राणी होते हैं ऐसा नहीं करते। अपना भोजन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, जबकि कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ही भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है। जंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन भोजन से प्राप्त जो ऑक्सीजन होती है वो भोजन से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। यह एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता हुआ छोड़ता है। कितनी बार लेता है? 18 से 15 बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितनी बार एक जो वयस्क मनुष्य होता है 15 से 18 बार सांस लेता हुआ छोड़ता है। अब गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में एक जैसी नहीं होती, भिन्न भिन्न जंतुओं में भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग अंगों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जो कि हम यहाँ पर इस सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। अब जब सबसे पहले हम ले सकते हैं इसमें क्या टॉपिक, हम ये ले सकते हैं सारणी में कि मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि जो ये होते हैं, ये फेफड़ों यानी कि फुसफुस द्वारा श्वसन करते हैं। मक्खी, कॉकरोच, ये अन्य कीट जो होते हैं वातक यानी कि टेरिकिया द्वारा श्वसन करते हैं। केंचुआ त्वचा द्वारा करता है। इसमें एक क्वालिटी है कि जो केंचुए की जो त्वचा होती है वो आर्द्र होती है, अर्थात नमी युक्त होती है और चिकनी होती है। आगे आता है मेंढक। मेंढक जो होता है श्वसन जो करता है वो फेफड़ों और त्वचा दोनों के द्वारा करता है। बात आती है ऑक्टोपस यानी कि मछली जो होती है, ऑक्टोपस मछली, उसकी वो गिल यानी कि अर्थात गुलोम द्वारा करता है। व्हेल और डॉल्फिन जो होता है वो फेफड़े और नासा द्वारा यानी कि वातशीर द्वारा करता है। यही कारण है कि जो आपने व्हेल और डॉल्फिन देखा होगा कि वे समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि वे स्वच्छ वायु को ले सके। यही कारण होता है इनके बाहर आने का, क्योंकि उनके जो सांस लेती है वे गुलोम या फेफड़े द्वारा नहीं लेते हैं। गुलोम यानी कि गिल द्वारा नहीं लेते, फेफड़ों द्वारा लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए वे समय समय पर बाहर आते हैं जिससे कि उनको स्वच्छ वायु मिल सके। मुझे आशा है ये आपने अच्छी तरह
कर लिया होगा और आपको ये जो PDF है ये आपको मेरे चैनल BDG विशाल चौहान पर उपलब्ध हो जाएगा। अब चलते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं कार्बन डाई गैस बाहर आती है, परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है, जबकि श्वसन प्रक्रिया रात दिन दोनों समय होती है। प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत होते हैं। यदि आपसे पूछे कि पौधों में जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो किस समय होती है, वो रात दिन होती है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में ही होती है। और प्रकृति में जो ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत है वो पौधे को ही प्रकृति में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत माना जाता है और होते भी हैं, ठीक है। और अब करते हैं सभी सजीवों में उत्सर्जन। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान सजीवों में कुछ अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं। इन अवशिष्ट पदार्थों का सजीवों के शरीर से निकालना आवश्यक होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे बच्चा हम कहते हैं उत्सर्जन, उसे कहते हैं उत्सर्जन। और जंतुओं में अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन मुख्य रूप से मूत्र मल के रूप में होता है। जंतुओं में मुख्य उत्सर्जन अंग वक्रक है। जंतु अपने श्वास अंगों के द्वारा भी अवशिष्ट गैसों को बाहर निकालते हैं। मनुष्य का पसीना भी एक प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ है जो वह अपनी त्वचा के द्वारा बाहर निकालता है। पक्षी बीट के रूप में अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। पौधों में भी हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। पौधे इन अवशिष्ट पदार्थों को या तो स्राव के रूप में बाहर निकाल देते हैं या फिर इन पदार्थों को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि न पहुंचे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उत्सर्जन मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अपने शरीर से बाहर निकालना या ऐसे जगह भाग में इकट्ठा करना जिससे कि हमें हानि न पहुंचे, उसके ये हमने कहीं पढ़ा। सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है, ये इसमें टॉपिक था। अपना अगला टॉपिक जो है सजीवों के लिए, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दो चीज़ समझना होगा कि उद्दीपन क्या होता है, अनुक्रिया क्या होता है। जनरली हम जानते हैं कि हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन जो किसी सजीव को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे कहलाते हैं उद्दीपन। जो प्रक्रिया सजीव परिवर्तन के प्रति करते हैं उसे हम कहते हैं अनुक्रिया। अब इनको हम कुछ उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। सबसे पहला उदाहरण होगा, जब हम गर्म वस्तु को छूते हैं तो तब हम एकदम अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि गर्म वस्तु को छूना उद्दीपन है और हाथ पीछे खींचना अनुक्रिया है। कॉकरोच रोशनी देखकर छिप जाता है, तो यहाँ पर जो रोशनी है वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उद्दीपन होगा और छिपना यहाँ पर अनुक्रिया है। अपने मनपसंद व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, तो यहाँ पर जो व्यंजन है वे उद्दीपन है और मुंह में पानी आना एक अनुक्रिया है। सूरज के छिपने के पश्चात कुछ फूल बंद हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर जो सूर्य है वो अपना उद्दीपन है और जो यहाँ पर फूल का छिपना बंद होना है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुक्रिया है। छुई मुई यानी कि गुल मेहंदी के पौधे की पत्तियाँ छूने पर सिकुड़ जाती हैं, तो यहाँ पर जो है छूना एक उद्दीपन है और सिकुड़ना एक अनुक्रिया है। तो इसमें इन जो एग्जाम्पल हमने देखे हैं, उदाहरण जो देखे हैं, उनमें क्या पाया कि गर्म वस्तु, रोशनी, मनपसंद व्यंजन, सूरज का छिपना तथा पत्ती छूना, ये सभी उद्दीपन है। जबकि अनुक्रिया हाथ पीछे खींचना, कॉकरोच का छिपना, मुंह में पानी आना, फूल का बंद होना और पत्तियों का सिकुड़ना, ये सब अनुक्रियाएं होती हैं। तो यदि हमें कोई अनुक्रिया करनी है उससे पहले हमारे पास उद्दीपन होना चाहिए। यदि हमारे पास कुछ उद्दीपन नहीं है तो हम अनुक्रिया ही नहीं कर सकते। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने सीखा था उद्दीपन और अनुक्रिया, उसके उदाहरण भी लिए। सो मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी और आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। सजीवों में इंद्रियां होती हैं, सजीवों में इंद्रियां होती हैं, तो किस तरह हम समझेंगे। मुख्य रूप से जंतुओं में निम्नलिखित 5 इंद्रियां होती हैं, जो किस प्रकार से हैं। ये इस प्रकार से हो सकती है आपका आँख, नाक, आँख मतलब नेत्र जिसको आप कहते हो, देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए, त्वचा महसूस करने के लिए। विभिन्न जंतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग
विभिन्न कार्य के लिए करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? विभिन्न कार्य के लिए। जैसे कि अब कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत ही मज़ेदार। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या चींटी के बारे में हम बात करते हैं। चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती है। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ा को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा। तो रेशम के कीड़े के बारे में एक बात की जाती है कि यह अपनी मादा की गंध को 2 किलोमीटर की दूरी से भी पहचान लेता है। ठीक है, अब बात आती है कुछ पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है, अपने शिकार को, जो उसका शिकार होता है उसको दूर से ही देख लेती है। पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग वस्तुओं यानी चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती है, परंतु इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए ये अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं, परंतु उल्लू की आंखें चेहरे के सामने होती है। तो यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या पक्षी की आंखें घूम सकती है? नहीं, इनकी आंखें स्थिर होती है, इसलिए अपनी गर्दन को उधर उधर घुमाकर वस्तुओं को देखते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो उल्लू होता है उसकी जो आंखें होती है वो चेहरे के बिल्कुल सामने होती है। ठीक है, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, परंतु कुछ के नहीं। हाथी अपने कान से सुनने के लिए अथवा हवा करने के लिए प्रयोग कर सकता है अपने कानों को। सांप का जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांप सुन नहीं सकता, परंतु ज़मीन पर वे कंपन को महसूस कर लेता है। मच्छर हमारे शरीर की जो गंध होती है उसके एवं तलवे की गर्मी से हमें पहचान लेता है। कुछ जानवर अपने मलमूत्र की गंध के द्वारा अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, जैसे कुत्ता, बाघ एवं शेर। आपने सामान्यतः अपने आस पड़ोस में कुत्ते को ऐसे करते हुए देखा होगा। इनके अंदर क्वालिटी होती है। मेंढक, छिपकली आदि जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में भी देखते हैं शाम के समय, जैसे ही आपका ट्यूबलाइट वगैरह होती है, वहाँ पर छिपकली जैसे आती है और वहाँ पर मच्छर होते हैं, तो उनका खाने के लिए अपनी जीभ को आगे करती है। ठीक है, और अब आती है रात्रिचर, अर्थात रात में जागने वाले जानवर एवं पक्षी। केवल सफ़ेद एवं काले रंग की देख पाते हैं। रात में जागने वाले जितने भी रात्रिचर होते हैं वे वस्तुओं को सफ़ेद या काले रंग के ही देखते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि उल्लू, रैकून आदि और चमगादड़। अब है अगला टॉपिक, सभी सजीव गति करते हैं। जंतु में गति दिखाई देती है क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। जंतु में चलने का ढंग अलग होता है। कुछ जंतु चलते हैं जैसे मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली आदि। इन जानवरों में अलग अलग गतियों के लिए इनकी अस्थियों में अनेक प्रकार की संधि होती है। मनुष्य में पाई जाने वाली संधियाँ, सबसे पहले आपको याद रखना है मनुष्य में पाई जाने वाली संधियाँ कौन सी है? कंदुक खलिका संधि। यह संधि जो होती है कंधे एवं कुल्ले में पाई जाती है। इस प्रकार की संधि में सभी दिशाओं में घूम सकती है। तो ये जो प्रकार की संधि होती है सभी दिशाओं में घूम सकती है, यह कंधे व कुल्ले में पाई जाने वाली संधि होती है, इसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। अब बात आती है सेकंड पॉइंट, हिंज यानी कि कब्जा संधि। यह संधि कोहनी या घुटने में पाई जाती है। इस प्रकार की संधि में एक ही दिशा में गति करती है। थर्ड अपना है कि अचल संधि। यह हमारे सिर में पाई जाती है। यह हमारे शरीर के सिर में वाले भाग में पाई जाती है। इस प्रकार की संधि में कोई गति नहीं होती। भ्राग अर्थात खूंटी संधि। यह संधि हमारे सिर एवं गर्दन को जोड़ती है। इस प्रकार की संधि में ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे की गति होती है। संधि जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थि अर्थात हड्डियाँ आपस में जुड़ती है उस जगह को संधि कहते हैं। ये आप चीज़ को याद रखना है, इस चीज़ को कि संधि किसे कहते हैं। आपको एक वयस्क मनुष्य में जो संधि अस्थियाँ होती है वे 206 होती है, जबकि एक शिशु वगैरह में 270 के अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग इतनी 270 होती है। उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। कुछ जंतु रेंगते हैं जैसे केंचुआ, सांप आदि। केंचुआ पेशियों एवं शुक की मदद से रेंगता है और सांप पेशियों एवं वलन के जो छल्ले उसके होते हैं केंचुए के, उसकी मदद से। कुछ जंतु उड़ते हैं जैसे पक्षी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, परंतु आपको एक पॉइंट याद रखना है, शुतुरमुर्ग और
एमू पक्षी उड़ते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज गति से भाग सकते हैं। कुछ जंतु तैरते हैं, जैसे मछली, बत्तख आदि। मछली अपने धारारेखीय शारीरिक आकृति के कारण तैरती है। बत्तख अपने जलायुक्त पदांगुलियों के कारण तैरती है। मेंढक पदांगुलियों के कारण तैरता है। तो आपको एक क्वालिटी याद रखनी है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो मछली होती है उसके शरीर की आकृति कैसी होती है, आपको बताना है उसके शरीर की जो आकृति होती है वो रेखीय शारीरिक आकृति के रूप में होती है, जिसके कारण वो तैरता है। और मेंढक अपने पाद उंगलियों, और मेंढक हुआ अपना और बत्तख हुआ, इनके पाद उंगलियों के कारण ये तैरते हैं। कुछ जंतु फुदकते हैं, जैसे मेंढक। इनमें एक क्वालिटी होती है, फुदक फुदक कर चलते हैं। आप सामान्यतः देखते भी होंगे अपने आस पड़ोस में। अब कुछ अगला टॉपिक आता है इसमें। कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं और उड़ते भी हैं, जैसे कॉकरोच। भूमि में जो होता है बहुत सारे पौधे चीज़ें पाए जाते हैं, जिसमें आप ले सकते हो सबसे ज़्यादा अपना जो टॉपिक होगा वो पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना, बंद होना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया दिखाना आदि उनमें गति दर्शाई जाती है। इस प्रकार की इसमें गति होती है कि उद्दीपन के प्रति उनमें अनुक्रिया दिखाई देती है। ठीक है, अपना टॉपिक चलते हैं लेकर। सजीवों में प्रजनन होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है उसे प्रजनन कहते हैं। ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा याद रखना है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है उसे प्रजनन कहते हैं। वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं, वे बच्चों को जन्म देते हैं। इन जंतुओं को जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको जरायुज कहते हैं। याद रखना उनको क्या कहते हैं, जरायुज। जैसे कि आप मनुष्य, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी के एग्जाम्पल ले सकते हो। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है। जो बच्चे पैदा करते हैं जरायुज कहते हैं, और जो अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक कहा जाता है, जैसे पक्षी, मेंढक, बत्तख, मछली आदि। अब है चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती हैं। जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। अर्थात स्तनधारी की क्वालिटी होती है चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देती है। अर्थात जो बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहा जाता है। अब हम कुछ जीव और उनके बच्चों को जानेंगे। यदि आप बात करें कपी के बच्चे को बच्चा कहा जाता है, और चमगादड़, कुत्ता, सार्क के बच्चे को पिल्ला, पिल्ली कहा जाता है। भालू के स्वाक, पक्षी और पैगविन के बच्चे जो होते हैं उनको चूजा कहा जाता है। तितली को कैटरपिलर कहा जाता है। ऊंट, हाथी, जिराफ, याक को बछड़ा, बछिया कहा जाता है। कौवे को चूजा, मेंढक के बच्चे को टैडपोल, बाज के बच्चे को ईआयस, बाज के बच्चे को कहा जाता है ईआयस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। घोड़ा, जेबरा के बच्चे को बछड़ा या बछड़ी कहा जाता है। कंगारू के बच्चे को जुई, बंदर के को शिशु, खरगोश जो होता है इसके बच्चे को कहा जाता है खरगोश के बच्चे को बन्नी, भेड़ के बच्चे को कहा जाता है मेमना, शेर के बच्चे को कहा जाता है सुहाग, और भालू के बच्चे को भी यहाँ पर सबक कहा गया था। अब कुछ उदाहरण लेते चलते हैं। पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें से निम्न तरीके से भी प्रजनन हो सकता है। जैसे आप कलम के द्वारा भी प्रजनन होता है कि हमें किसी पौधे को लगाना तो उसकी टहनी लगा देते हैं, जो टहनी वाला पार्ट होता है। जैसे कि आप गुलाब देखते हो, कली का मतलब आँख जिस द्वारा भी होता है, जिसे आप आलू कहते हो, आलू में छोटी छोटी आँखें होती है उसके द्वारा प्रजनन होता है। पत्ती के द्वारा आप अपने घरों में देखते हो पत्थर चट्टा का जो पेड़ होता है, जो पथरी की बीमारी के लिए यूज किया जाता है, जिसको आप ब्रायोफिल नामक नाम से विज्ञान में जानते हो। पत्थर चट्टे को उसका प्रयोग करते हैं। जड़ द्वारा किस प्रकार, जड़ किसके लिए होता है, शकरकंद जो होते हैं वो जड़ द्वारा उनका प्रजनन होता है। अपना सेकंड लास्ट टॉपिक ये है, सजीवों में वृद्धि होती है। सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है
और एक छोटा पौधा बड़ा हो जाता है। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि सजीवों में वृद्धि होती है। ठीक है। अब सजीवों की मृत्यु होती है, एक निश्चित आयु के बाद सजीव मर जाते हैं, अर्थात एक निश्चित पीरियड के बाद सजीव को अपना देश त्यागना होता है। ये सभी सजीव के लक्षण होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। सो ये आपका जो अध्याय नंबर 2 था सजीव, ईवीएस की क्लास में ख़त्म होता है, और जो अगला टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में हम पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।